हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम 12th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम है स्थिर विद्युत की। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में इसके 7 अंक के प्रश्न आते हैं। इस यूनिट में 4 लेसन हैं। पहला लेसन जो है वो विद्युत क्षेत्र है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विद्युत आवेश के बारे में बात करेंगे। तो दैनिक जीवन में हम देखते हैं कई बार कि जब हम ऊनी वस्त्र या रेशमी कपड़े उतारते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है और चिंगारी भी उत्पन्न होती है। या बचपन में हमने कुछ छोटे प्रयोग किए होंगे, जैसे स्केल को जब सूखे बालों पर रगड़ते हैं और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब स्केल को ले जाते हैं तो वो कागज़ उनकी तरफ चिपकते हैं। या जो गुब्बारा होता है उसको सूखे बालों पर रगड़ के दीवार पर चिपकाते तो चिपक जाता है। इन सब का कारण विद्युत विसर्जन है। तो यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो है स्थिर विद्युत की। और स्थिर विद्युत की जो है ये क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न बलों, क्षेत्रों एवं विभवों का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत आवेश के बारे में। तो ईसा से लगभग 600 ईस्वी पूर्व थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने अंबर नाम का पदार्थ खोजा था, जिसमें हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। हल्के पदार्थ में कागज़ के हल्के टुकड़े या रुई। लगभग 2200 वर्षों तक इस खोज पर किसी का ध्यान नहीं गया और 1600 ईस्वी में गिलबर्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण न सिर्फ अंबर में है बल्कि सभी पदार्थों में गुण पाया जाता है, किसी में अधिक और किसी में कम। तो उनके अनुसार उन्होंने बताया कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर और एबोनाइट की छड़ को कैट स्किन या बिल्ली की खाल या फर पर रगड़ा जाता है तो वे आवेशित हो जाती हैं। और आवेशित होने का जो कारण है वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। तो वे वस्तुएं जिनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है वो आवेशित कहलाती हैं, तथा वे वस्तुएं जिनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण नहीं होगा वो अनावेशित कहलाएंगी। तो इस आधार पर हम बात करेंगे विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश एक ऐसी अज्ञात शक्ति है जिसके कारण कोई वस्तु हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रीक भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसी से इलेक्ट्रिसिटी शब्द बना है। अब यहाँ पर एक प्रयोग किया गया है। तो उस प्रयोग में ये बताया कि एक कांच की छड़ ली गई और इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया और रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और वो आवेशित हो जाती है। तो रेशम के कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम की छड़ में जाते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। और इस छड़ को हमने स्वतंत्र रूप लटका दिया है यहाँ पर।
ऐसी ही एक और कांच की छड़ लेते हैं, जिसको भी रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं वो भी आवेशित हो जाती है। और उस छड़ को जब हम इस छड़ के पास लाते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये छड़ जो है एक दूसरे से दूर जाती है, यानी कि इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। सेम इसी प्रकार का प्रयोग एक और किया गया है। जब एक एबोनाइट की छड़ ली गई और एबोनाइट की छड़ को फर या बिल्ली की खाल पर रगड़ा गया तो वो भी आवेशित हो गई, और फर से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में आते हैं, इसलिए ये ऋणावेशित हो जाती है। और इस छड़ को भी स्वतंत्र लटका दिया गया। फिर इसी प्रकार से एक और एबोनाइट की छड़ ली, उसको भी इसी प्रकार से फर के ऊपर रगड़ा गया और वो भी ऋणावेशित हो गई। जब इस छड़ को एबोनाइट की लटकी हुई छड़ के पास लाते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों छड़ें भी एक दूसरे से दूर जाती है, इनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। एक और प्रयोग किया गया जिसमें ये बताया है कि पहले कांच की छड़ ली गई, जिसको रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया और वो धनावेशित हुई और उसको लटका दिया गया। इसी प्रकार से दूसरी जो छड़ है वो एबोनाइट की छड़ ली, उस छड़ को फर पर रगड़ा गया, वो ऋणावेशित हो गई। एबोनाइट की छड़ को जब कांच की छड़ के पास लाते हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं एबोनाइट की छड़ है, तो जब इसके पास लाते हैं तो दोनों छड़ एक दूसरे के पास आती है, आकर्षित होती हैं, यानी कि इनके मध्य में आकर्षण का बल लगता है। तो मित्रों, यहाँ पर इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो सबसे पहली बात जो यहाँ निकल कर आ रही है, आप देख रहे हैं कि जब कांच की छड़ को और एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाता है उचित पदार्थों पर, तो वे क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। पहली बात ये यहाँ निकल कर आ रही। दूसरी बात आप देख रहे हैं, पहले और दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि समान प्रकृति के जो आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और तीसरे चित्र में दिखा रखा है कि विपरीत प्रकृति के जो आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर, इससे ये भी पता चल रहा है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु की ओर जाते हैं, अर्थात दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं। दोनों वस्तुओं में आवेश का परिमाण समान होता है, परंतु प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस वस्तु का द्रव्यमान थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकले हैं जिनका द्रव्यमान घटेगा, जिनकी वजह से द्रव्यमान घट जाता है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस वस्तु का द्रव्यमान थोड़ा बढ़ जाता है, परंतु ये बहुत नगण्य होता है, इसलिए इसको उपेक्षणीय मान लिया जाता है। तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जिस वस्तु के ऊपर आवेश होता है वो आवेशित होती है, और जिस वस्तु के ऊपर आवेश नहीं होता है वो अनावेशित होती है। आवेशित वस्तु हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और अनावेशित वस्तु अपने हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। अब हम यहाँ बात करेंगे कि वस्तुओं को किस प्रकार से या किन विधियों के द्वारा आवेशित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 विधियाँ हैं जिनके द्वारा आकर्षित किया जा सकता है। पहला है कर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है
चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, और तीसरा जो है वो इंडक्शन द्वारा यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन। फर्स्ट जो बात कर रहे हैं अपन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा है पहली विधि में क्या किया जाता है, उचित प्रकार की दो वस्तुएं ली जाती है, दोनों को रगड़ा जाता है और उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और वे आवेशित हो जाती हैं। जैसा कि अभी पहले बताया, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अर्थात जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। आवेश का परिमाण दोनों पर समान होता है, प्रकृति विपरीत होती है, इसको अपन घर्षण विद्युत भी कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर अपन देखें, एक लिस्ट देखते हैं, जैसा कि अपन बात देखते हैं यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश। तो किस पे रखा जाता है तो किस तरह से आवेश होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो इसका अर्थ क्या हो गया, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर जाता है तो कांच की जो छड़ है वो धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा जो है वो ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार से फर या बिल्ली की खाल, इस पर जब एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाता है, एबोनाइट एक पदार्थ है, एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाता है तो ये छड़ जो है ऋणावेशित हो जाती है और जो फर है या जो बिल्ली की खाल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसलिए वो धनावेशित हो जाती है। जब हम प्लास्टिक की कंघी को बालों पर रगड़ते हैं तो कंघी से जो इलेक्ट्रॉन निकलकर बालों में पहुंच जाते हैं, और हम देखते हैं कि यानी कि इस तरह से ले सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रॉन जो है सूखे बालों से निकलकर कंघी पर चले जाते हैं तो बाल जो है वो धनावेशित हो जाते हैं और कंघी जो है ऋणावेशित हो जाती है। तो ये किसके कारण हो रहा है, आवेशन घर्षण के कारण, दो वस्तुओं को इसमें रगड़ा जा रहा है, तो ये कहलाता है घर्षण द्वारा आवेशन। अब हम आगे पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन किस प्रकार से किया जाता है, चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा या चालन द्वारा आवेशन। तो इसमें हमें क्या करना है कि जब कोई अनावेशित वस्तु किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में रखते हैं तो अनावेशित वस्तु में आवेशित वस्तु के बराबर वो समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूँकि इस विधि में आवेशित और अनावेशित वस्तु को सीधे संपर्क में रखा जाता है, इसलिए इसे सीधे संपर्क द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन भी कहा जाता है। तो अब आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं ये किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर ने धात्विक गोला लिया, ये धात्विक गोला एक सुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है और आप देख रहे हैं ये जो धात्विक गोला है ये अनावेशित है। इसी के पास में एक और उसी टाइप का एक और धात्विक गोला है और ये जो गोला है ये भी सुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, परंतु ये आवेशित गोला है। और इस आवेशित गोले पर अपन देख रहे हैं कि ये धनावेशित गोला है
दोनों भी अलग अलग हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हम इन दोनों गोलों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है, आप देख रहे हैं कि जो संपर्क बिंदु है वहां से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ये धनावेशित धात्विक गोला है, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर से चलेंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन जब इस अनावेशित गोले से इस तरफ आएंगे तो यहाँ आवेश कम होगा, इधर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो अनावेशित गोला था वो आवेशित गोले के संपर्क में रखने पर उसमें भी उसी प्रकृति का और उतना ही आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें अनावेशित वस्तु को स्पर्श के द्वारा आवेशित किया गया, इसलिए इसे स्पर्श द्वारा या चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। ये देखिए आप, इसमें ये दोनों धात्विक गोले हैं। पहले देख रहे हैं आप, इसमें अनावेशित था, एक धनावेशित गोला था, दोनों को संपर्क में रखा, यह स्पर्श बिंदु है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। जो अनावेशित गोला था उसमें भी उतना ही चार्ज समान प्रकृति का उत्पन्न हो गया। तो ये हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने की दूसरी विधि है। अब हम आवेशित करने की, किसी वस्तु को आवेश करने की तीसरी विधि के बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं अपन प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण यानी इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन किस प्रकार से होता है, इसमें एक आवेशित वस्तु होती है जिसको अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना अनावेशित वस्तु में विपरीत आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। कैसे होता है हम यहाँ पर देखते हैं उदाहरण द्वारा कि आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन किस प्रकार से होगा कि एक सुचालक धातु की छड़ है जो अनावेशित है, सुचालक स्टैंड पर रखी हुई है, और इसके तरफ, इसके पास में एक अन्य आवेशित छड़ को लाया जाता है जो धनावेशित है। इस छड़ का ये सिरा A है और ये सिरा B है। अब आप यहाँ देखिए कि दोनों, इस अनावेशित वस्तु में या छड़ में हमको आवेश उत्पन्न करना है, परंतु वो जो आवेशित वस्तु उसको, छड़ को इसके पास ला रहे हैं, परंतु स्पर्श नहीं करवाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये धनावेश होगा, इस छड़ के ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो ये जो छड़ की ओर वाला हिस्सा है, ए वाला सिरा, उस ऋणावेश एकत्रित हो जाएंगे, और दूसरा वाला जो दूर वाला सिरा है उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण से भी इसको समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है। एक स्फीयर लिया अपन ने, पहला चित्र है धात्विक स्फीयर जो कि कुचालक स्टैंड पर रखा है, और ये अनावेशित है। अब क्या किया जाएगा, इस दूसरे चित्र में आप देखेंगे कि इस धात्विक गोले के पास में एक अन्य आवेशित वस्तु या छड़ को लाया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से लाए हैं पर। तो जब इसके पास लाया जा रहा है तो इस स्फीयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो सब इस तरह से एकत्रित हो जाएंगे, और इस तरफ जो है सभी धनावेशित रह जाएंगे। यानी कि वो सिरा जो कि छड़ की ओर है स्फीयर का, गोले का, धातु गोले का, वो ऋणावेशित हो गया। दूसरा सिरा जो है आपका वो कैसा हो गया, धनावेशित। अब क्या करते हैं, इस स्फीयर को भूमि से संपर्कित कर देते हैं हम। तो भूमि से संपर्कित करेंगे, यहाँ पर ये प्लस आवेश है, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये छड़ इस तरफ भी है, ये प्लस आवेश यहाँ पर है। इधर कौन सा आवेश रहेगा आपका, ऋणावेश। इधर का आवेश कहाँ गया, क्योंकि भू संपर्कित किया तो इलेक्ट्रॉन जो है भूमि से गए और इस धनावेश को क्या कर दिया, निरावेशित कर दिया। तो इसमें आप देख रहे हैं
केवल ऋण आवेश रह गया इस पेयर में। अन्य एक और चित्र इसमें देखेंगे आप कि जब भू संपर्क हटा दिया हमने यहाँ पर इसको, तो अभी भी आवेशित क्षण जो यहाँ पर रखी हुई है अपन ने इसको स्पर्श नहीं करवा रहे हैं, केवल इसके पास ला रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ अभी भी इस हिस्से में ऋणावेश बना हुआ है। और जब हम इस क्षण को अगले चित्र में हटा देते हैं, दूर ले जाते हैं, बहुत दूर ले गए, तब ये जो स्फीयर का जो आवेश है पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है। तो आप देखिए पहले चित्र में आपको बताया निरावेशित धातु गोला, दूसरे में हमने धनावेशित क्षण को इस धातु गोले के पास लाया, तो वो सिरा जो क्षण की ओर वो ऋणावेशित हो गया, दूसरा सिरा धनावेशित हो गया। फिर हमने इसको भू संपर्कित कर दिया, तो इसका जो पृथ्वी के जो इलेक्ट्रॉन है उससे धनावेशित हो गया। फिर अगले चित्र में हमने भूमि से संपर्क हटा दिया, उस क्षण हटाने पर हम देखते हैं कि इसके अंदर ये ऋणावेशित हो गया। तो आप देख रहे हैं कि क्षण जो है धनावेशित है, उसके विपरीत गोले के अंदर हमने प्रेरण के द्वारा ऋणावेश उत्पन्न कर दिया। इसमें दोनों को स्पर्श कराना आवश्यक नहीं होता है, केवल प्रेरण के द्वारा ही ये आवेशन होता है। अब जो अगली बात जो यहाँ आती है कि कोई भी वस्तु आवेशित है, उस वस्तु पर आवेश या कोई वस्तु उस पर आवेश है या नहीं है तो किस प्रकृति का है, इसका ज्ञान हमको किसके द्वारा हो सकता है। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है, इलेक्ट्रोमीटर है या फिर वोल्टामीटर है, इनके द्वारा हम किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश और उसकी प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। और कैसे किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, तो अपन देखते हैं कि जब एक्स किरणें किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो धातु की जो सतह है वो कैसे हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। अब जो हमारे यहाँ पर जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में जो है वो है विद्युतदर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप। विद्युतदर्शी और इसमें फिर आगे कौन सा विद्युतदर्शी हमारे विद्युतदर्शी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति और उसकी प्रकृति के बारे में जानकारी देता है। इस उपकरण की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, और यदि आवेशित है तो उस पर किस प्रकार का आवेश है, उसकी प्रकृति के बारे में भी अपन विद्युतदर्शी की सहायता से बता सकते हैं। हमारे सिलेबस में जो यहाँ पर है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कैसा होता है, क्या उसकी बनावट है, वो पढ़ेंगे अपन। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप है। इसमें क्या होता है कि एक कांच का जार होता है, इस प्रकार से कांच का जार, जिसको नाम अपन दे रहे हैं जी के लिए इसको। इसके सिरों पर एक कुचालक स्टैंड लगा होता है। इस कुचालक स्टैंड से होते हुए छड़ अंदर की ओर जाती है। इस छड़ को अपन एस कह रहे हैं। इस छड़ के ऊपर एक चक्की लगी होती है, जिसको डी कह रहे हैं अपन। ये जो छड़ है, इस छड़ में एक निचले सिरे पर यहाँ पर दो स्वर्ण पत्र लगे होते हैं। ये स्वर्ण पत्र बहुत हल्के होते हैं और आवेश के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं। सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए इधर 3 की पत्तियाँ लगी होती हैं। तो ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की संरचना है, जिसमें कांच का जार होता है, एक कुचालक कॉर्क लगा होता है, एक छड़ होती है आर, इसके ऊपरी सिरे पर डिस्क लगी होती है, और इस छड़ के निचले सिरे पर 2 हल्के स्वर्णपत्र लगे होते हैं, जो कि बहुत हल्के होते हैं, जिनको अपन नाम ले रहे हैं। अब क्या होता है, इसकी सहायता से इसकी क्रिया कार्यविधि किस तरह से कार्य करता है।
तो सबसे पहले कोई भी छड़ अपन जैसे लिए हैं, अब हम ये पता करेंगे इस उपकरण की सहायता से कि ये छड़ आवेशित है या नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां आवेश के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होती है। जैसे इस छड़ को हम यहाँ स्पर्श करवाएंगे तो चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, और जैसे हम इसको स्पर्श करवाते हैं और पत्तियों की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब हम कह सकते हैं कि ये जो छड़ है ये कैसी है, अनावेशित है। तो अनावेशित कोई भी वस्तु जब इस डिस्क के ऊपर स्पर्श करते हैं तो इसमें आवेश उत्पन्न होगा, क्योंकि ये अनावेशित है इसलिए इसमें कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा और स्वर्ण पत्र की जो स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि ये छड़ आवेशित है, चाहे कैसे ही आवेश हो, तो इसका पता किस तरह से लगेगा। अनावेशित का पता तो इस तरह से लग रहा है कि इसमें इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है जब उस छड़ को स्पर्श करवाते हैं। जब कोई ऐसी छड़ स्पर्श करवाई अपन ने, जब यहाँ अपन इसको स्पर्श करवाते हैं इस छड़ को, तो क्या होता है, अब ये आवेशित है कि नहीं है, तो वो अपन को स्वर्ण पत्र देखकर अपन को पता लगाना है। तो जब ये यहाँ पर स्पर्श करवाते हैं अपन, तो इस छड़ पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा और इन पत्तियों पर भी क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो ये जब ये पत्तियां के ऊपर ये धनावेश आता है तो ये दो अपन को पता है समान प्रकृति के हैं आवेश और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये दोनों पत्तियां एक दूसरे से क्या हो जाएगी, प्रतिकर्षित होगी और दूर हटेगी। और इनके दूर हटना का जो मान है वो आवेश की मान के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इससे पता लग रहा है कि पत्तियां जब दूर दूर हट रही है तो इसका मतलब ये जो छड़ आपने स्पर्श करवाई है ये कैसी है, आवेशित है। यदि आप ऋणावेशित भी होगा तब भी यही स्थिति बनेगी, ये ऋणावेशित हो जाएगी छड़ और ये पत्तियां जो स्वर्ण पत्र ये ऋणावेशित हो जाएंगे, और तब भी क्या होगा, दोनों स्वर्ण पत्र एक दूसरे से दूर हटेंगे। तो स्वर्ण पत्र अगर दूर दूर हट रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि जो छड़ आपने स्पर्श करवाई है वो छड़ कैसी है, आवेशित छड़ है। तो अनावेशित छड़ को स्पर्श करवाने पर पत्तियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यदि आप आवेशित छड़ को स्पर्श करवाएंगे तो स्वर्ण पत्र जो एक दूसरे से दूर हटेंगे। अब यदि दो छड़ें हैं आपके पास, एक छड़ जैसे ए है जिसके आवेश के बारे में अपन को जानकारी है, जैसे धनावेशित छड़ है, दूसरी कोई अन्य आवेशित छड़ है, ये ज्ञात है और ये अज्ञात है। आवेशित तो है पर आवेश की प्रकृति कौन सी है ये पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस छड़ को स्पर्श करवाते हैं डिस्क पर, तो क्या देखेंगे हम, धनावेशित पत्तियों पर पहुंचता है, धनावेशित पत्तियों पर पहुंचता है और एक दूसरे से पत्तियां क्या हो जाती है, दूर हटती हैं। अब दूसरी छड़ को हम, जो कि जिसका आवेश की प्रकृति पता नहीं है, उसको हम यहाँ स्पर्श करवाते हैं, तो क्या होगा, यदि समान प्रकृति का आवेश है, यानी कि धनावेशित, अगर बी वाली जो छड़ धनावेशित होगा है तो स्वर्ण पत्र और एक दूसरे से दूर जाएंगे क्योंकि आवेश की मात्रा बढ़ेगी। और यदि बी वाली जो छड़ है उस पर विपरीत आवेश है, जैसा कि दिखा रखा है, माइनस आवेश है, तो ये माइनस आवेश यहाँ पहुंचेगा, पत्तियों पर पहुंचेगा, जिससे जो पत्तियों का फैलाव जो पहले ज़्यादा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बी जो छड़ है इसका आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है, इसका पता आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो एक हमको इसके लिए ज्ञात आवेश की छड़ लेनी पड़ती है, और जब इसको स्पर्श करवाते हैं दूसरी अज्ञात आवेश की छड़ को, पत्तियों का फैलाव बढ़ता है तो समान प्रकृति की छड़ होगी, और यदि पत्तियों का फैलाव घटता है तो इसका तात्पर्य है कि इसकी प्रकृति क्या होगी, विपरीत आवेश की होगी। तो ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जिसकी सहायता से हम
आवेश और उसकी प्रकृति के बारे में पता करते हैं। अब आगे विद्युत आवेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो विद्युत आवेश कैसी राशि है, सबसे पहले अपन देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको अपन कह रहे हैं, ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और इसको किस तरह से लिखा जाता है? इसको Q के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है विद्युत आवेश को। इसका SI मात्रक जो होता है, SI मात्रक जो होगा वो कूलाम होगा, जिसको अपन काय से लिख देते हैं, किससे डिनोट करते हैं? C से। ठीक है। और CGS पद्धति में इसका जो मात्रक होगा विद्युत आवेश का, वो स्थिर कूलाम या फिर इसको ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप, एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम जो होता है वो 3 × 10 की घात, यानी कि 3 × 10 की घात 9 ESU के इक्वल होता है। तो ये CGS पद्धति में आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम, स्थिर कूलाम जिसको कह रहे हैं, या ESU भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है वो एक कूलाम की वैल्यू जो होती है इतने ESU के बराबर होती है। और इसका एक मात्रक और होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो एक EMU जो होगा वो 3 × 10 की घात 10 ESU या 10 कूलाम के बराबर होगा। और मात्रक आवेश का अपन ले सकते हैं, क्योंकि आवेश जो होता है धारा × समय होता है। यदि धारा को एम्पियर में लिया जाए और समय को सेकंड में लिया जाए तो आवेश का एक अन्य मात्रक एम्पियर सेकंड भी हो सकता है। आवेश के अन्य मात्रकों के बारे में भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आवेश के अन्य मात्रक जो छोटे मात्रक हैं उसमें आता है 1 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड जो होता है, 1 माइक्रो कूलाम। तो आवेश का मात्रक इसका कूलाम आएगा। एक माइक्रो कूलाम जो होता है 10 की घात -6 कूलाम होता है। एक नैनो कूलाम जो होता है वो 10 की घात -9 कूलाम होता है। एक पिको कूलाम जो होता है वो 10 की घात 12 कूलाम होता है। तो ये कूलाम के अन्य मात्रक हैं। कूलाम का यानी आवेश, विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है। सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है और सबसे बड़ा मात्रक फेराडे है। एक फेराडे जो होता है वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आधुनिक मत के अनुसार भी यही माना जाता है कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु जो होते हैं उनकी संरचना अपन को जानकारी है कि केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन होते हैं और अनावेशित न्यूट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक में उतने ही इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है।
जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वो ऋणावेशित हो जाता है, और जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धनावेशित हो जाता है। तो ये आधुनिक सिद्धांत यही कहता है। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं आगे कि विद्युत आवेश के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, और आवेश के प्रकार तो आपको पता ही, आवेश दो प्रकार का है, धनावेश और ऋणावेश, जिनकी जानकारी हमको पता है। अब आवेश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं इसकी जानकारी अपन लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो कल पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे, यानी कि विद्युत आवेशों के गुण। विद्युत आवेशों के कौन कौन से गुण होते हैं इसके बारे में आपको समझना है। हम जानते हैं जैसा कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और हम ये भी जानते हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को निरावेशित भी करते हैं। इसके अलावा भी विद्युत आवेश के कुछ अन्य गुण हैं जिनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहला गुण हम देखते हैं आवेशों की योज्यता। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसका क्या अर्थ है तो अपन देखेंगे। किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होता है। और जानते हैं कि आवेश जो होता है अदिश राशि है, अतः विलगित निकाय में जितने भी आवेश होंगे उन सबका बीजीय योग चिन्ह से किया जाएगा। जैसे कोई निकाय है जिसमें कुल आवेश n आवेश Q1 Q2 Qn है, तो कुल परिणामी आवेश इन सभी आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होगा। यानी कि अपन ऐसा देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण देखें, अगर ये कोई निकाय है जिसमें अपन 3 आवेश लेते हैं, एक प्लस Q, ये माइनस 4Q और एक और है प्लस 5Q। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा, तो अपन इस निकाय का कुल आवेश जब निकालते हैं तो इसको इस तरह से निकाला जाएगा, यानी कि Q प्लस 5Q माइनस 4Q, तो ये हो गया 6Q माइनस 4Q, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित समस्त आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होता है। यही आवेशों की योज्यता कहलाती है। इसी प्रकार से अन्य दूसरा गुण होता है जिसके पर बात करेंगे, वो है आवेशों के निश्चलता। आवेशों की निश्चलता किस तरह से देखेंगे, तो दूसरा गुण हम देखते हैं यहाँ पर, आवेशों की निश्चलता, इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस। इसका क्या अर्थ है, देखिए मान लो कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है और आवेश q है। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब ये कण बहुत अधिक
वेग से यानी कि प्रकाश के वेग से गति करता है तो इसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। परंतु आवेश जो होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि आवेश का जो मान है वो कण या वस्तु के चाल पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि किसी भी कण के विरामावस्था में जो आवेश होगा वही आवेश गतिशील अवस्था में या गति अवस्था में भी होगा। यानी कि आवेश का जो परिमाण है वो कण के गति के ऊपर या चाल के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसे आवेशों की निश्चितता कहते हैं या इनवेरियंस ऑफ चार्जेस कहते हैं। दूसरा गुण था इसका आवेशों का। एक अन्य गुण और है, इसमें हम तीसरा गुण लेते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसका अर्थ है किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, अर्थात न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है वो नहीं नष्ट किया जा सकता है। विलगित निकाय में उपस्थित सभी आवेशित वस्तुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया होने पर आवेशों का पुनः वितरण हो सकता है, किंतु निकाय का कुल आवेश नियत रहेगा। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जैसे एक उदाहरण से अपन देखते हैं नाभिकीय अभिक्रिया में यूरेनियम 92 230 है, जब विघटित होता है सोडियम बनता है 1934 और एक अल्फा बनता है 2He4। नाभिकीय अभिक्रियाओं में तो आप यहाँ देखें इस उदाहरण में कि प्रारंभ में जो आवेश वो कितना है 92 E है, और फाइनल जब इनमें रिएक्शन हो गया प्रकटित यूरेनियम विखंडित हुआ उसके बाद कुल आवेश कितना है 90E + 2E = 92E। आप देखिए यहाँ पर इसमें इस क्रिया में जो पहले जितना आवेश था उतना ही आवेश बाद में भी प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि आवेश जो होता है वो सुरक्षित रहता है, आवेश में नष्ट होता है नहीं इसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये विद्युत आवेश का संरक्षण नियम है। इसके अलावा एक अन्य गुण है जिसकी बात करते हैं अपन, छोटा है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, इसका क्या अर्थ है? यानी कि कोई भी आवेशित वस्तु का कुल आवेश मूल आवेश या एक न्यूनतम मान E का पूर्ण गुणज होता है। जैसे कोई वस्तु है, इस वस्तु में इसका कुल आवेश 2 है जो किसके इक्वल होगा ± 9E के इक्वल होगा। यानी कि ये जो आवेश होगा ये E का पूर्ण गुणज होगा। यहाँ n का मान ±1 ±2 ±3, यानी कि जब इसमें n का मान 1 होगा तो आवेश का मान 1 होगा। और हम ये बता दें कि E जो है E क्या चीज़ है यहाँ पर मूल आवेश। मूल आवेश का अर्थ है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन या
वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अर्थात किसी भी निकाय में जो आवेश होगा वो न्यूनतम मूल आवेश यानी मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होगा। तो जब n बराबर 1 होगा E का मान प्लस माइनस यानी E की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस अपन कह सकते हैं 1.6 इंटू 10 के मान -19 C और ये हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू कितनी दी है 1। इसी प्रकार से प्लस माइनस 2E यानी 2 इंटू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसी प्रकार से 3E 4E तो हम देख रहे हैं कि जो आवेशित वस्तु में जो आवेश है वो E का पूर्ण गुणज आ रहा है। इसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। किसी भी वस्तु में कभी भी आवेश इस तरह से नहीं होगा, यानी कि Q बराबर 1.5E या 2.5E या 2.4E इस तरह से किसी भी वस्तु का आवेश नहीं होगा। आवेश हमेशा E का पूर्ण गुणज होगा। यही आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। अब आगे हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं जो इसी नियम पर आधारित है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि जब किसी छड़ को रगड़ा जाता है, किसी छड़ को रगड़ने पर उसका आवेश -7 कूलम ऋण आवेश हो जाता है। तो छड़ पर एकत्रित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं छड़ का द्रव्यमान देखिए इस प्रश्न में क्या बताया गया है कि एक छड़ है जिसको रगड़ा गया है और उस पर 8 × 10⁻⁷ कूलम ऋण आवेश हो जाता है। तो छड़ पर एकत्रित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं छड़ का द्रव्यमान अपन को ज्ञात करना है। तो इसको हल करते हैं। अपन देखते हैं, माना छड़ पर एकत्रित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तब हम लिखेंगे Q बराबर n इक्वल टू Q/E। यहाँ Q जो है दिया गया है n × 10⁻⁷ कूलम और E जो होता है 1.6 × 10⁻⁷ कूलम होता है। इस वैल्यू को अपन यहाँ रखकर हल कर लेंगे। n इक्वल टू 8.0 × 10⁻⁷ 1.6 × 10⁻⁹ हो जाएगा 5 × 10⁻12, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी वो 5 × 10⁻12 होगी। और छड़ का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा तो वो अपन निकाल लेते हैं।
इस तरह से क्षण का जो द्रव्यमान आ रहा है वो 4.5 kg प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हम वेलकम फिजिक्स क्लास आज हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसको कूलॉम का व्युत्क्रमवर्ग का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस विद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये कूलॉम का व्युत्क्रमवर्ग का नियम कहलाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो बिंदु आवेश देते हैं जिसका परिमाण है, दोनों के बीच की दूरी r है। ऊपर लगने वाले बल क्या है या ऐसा भी जैसे विद्युत प्रकृति के कूलॉम के व्युत्क्रमवर्ग के नियम के अनुसार जैसा कि बताया कि यहाँ पर जो आवेश है, आवेश के परिमाण Q1 Q2 है और दूरी r है। तब F समानुपाती होगा Q1 Q2 तथा F समानुपाती F r के वर्ग के समानुपाती होगा। F समानुपाती Q1 Q2 r स्क्वायर। जब यहाँ हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो क्या देखते हैं, एक डायग्राम लेते हैं इस तरह से F Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। नंबर 1 यहाँ के स्थिर विद्युत बल नियतांक है। स्थिर विद्युत बल नियतांक तो यहाँ जब दोनों आवेश दीवार या वायु और बल मीटर में तथा दूरी r मीटर में हो तो हम देखते हैं कि A बराबर F इंटू r स्क्वायर Q1 Q2। इसका मात्रक
इस तरह से यदि लगने वाले बल को दीवार में या वायु में स्थित आवेशों के मध्य लगने वाले बल को F0 से दिखाया जाए तो समीकरण इस तरह से लिखा जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 V1 V2 R स्क्वायर या F0 9 10 की घात 9 V1 इस तरह से लिखा जा सकता है 9 10 की घात 9 V1 V2 R स्क्वायर इस समीकरण तो अब यहाँ हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं उसको दीवार की विशेषता बोलते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट विशेषता क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। विशेषता किसी माध्यम में रखे बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का परिमाण माध्यम के जिस विद्युत गुण के समानुपाती होता है उसको विद्युत कहते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि समांतर परिमाण तो एप्सिलॉन का मान होगा 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square upon मीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं एप्सिलॉन 0 1/4 पाई F का मात्रा नॉट इक्वल टू 1/4 पाई F R स्क्वायर जिसका V1 स्क्वायर इसका विभिन्न सूत्र अगर निकालें तो क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट का विभिन्न सूत्र तो यहाँ देखेंगे विभिन्न सूत्र होगा इसका। तो आवेश V1 जो आवेश है आवेश का विभिन्न सूत्र होता है A1 Q1 Q2 का जो कि आवेश है उसका विभिन्न सूत्र होगा A1 Q1
सिंपल का भी सूत्र होगा M1 L1 -2 और मीटर का होगा L2। इस तरह से यहाँ पर पीवी सूत्र हो गया M - 1 L - 3 एक्सप्लेन नोट का इमेज सूत्र हो गया। अब जब दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे होंगे जिसकी विद्युत इसके पश्चात हम परावर्तितांक के बारे में अध्ययन करेंगे। परावर्तितांक क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि जैसे माध्यम का परावर्तितांक कहते हैं, इसको देखते हैं। जब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो यहाँ हम लिखेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो अनुपात आ रहा है ये रहेगा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के यहाँ के यहाँ सब एक
आयतांक कहलाता है। ये हमने कूलॉम के नियम के बारे में अध्ययन किया। अब हम देखेंगे कि कूलॉम के नियमों का इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व क्या है, कहाँ उपयोग होता है कूलॉम के नियम का। तो यहाँ देख रहे हैं कूलॉम के नियम के 3 उपयोग, 3 महत्व अपन देखेंगे। सबसे पहला महत्व है कि जो परमाणु होते हैं उनकी संरचना हम जानते हैं, जिनके केंद्र में नाभिक होता है, जिसमें धनावेशित प्रोटॉन और अनावेशित न्यूट्रॉन होते हैं, और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल इसकी सहायता से समझा जा सकता है। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, और उन परमाणु के मध्य लगने वाला जो बल होगा विद्युत बल, वो भी इसकी सहायता से समझा जा सकता है। इसी प्रकार से ठोस एवं द्रव को बनाने वाले अणु या परमाणु के मध्य लगने वाले बल की व्याख्या भी इसके आधार पर की जा सकती है। तो ये हम देखते हैं कि कूलॉम के नियम के महत्व हैं। अब बात आती है कि आवेश का जो मात्रक होता है कूलॉम, एक कूलॉम क्या होता है। तो एक कूलॉम के बारे में बात करेंगे अपन। तो हम देखते हैं कि निर्वात में स्थित 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है। निर्वात में स्थित 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होता है वो है F यदि बराबर 1 नॉट तथा R = 1 मीटर तथा बल मीटर हो, तो बल F होगा 9 इसके आधार पर हम एक कूलॉम की परिभाषा बता सकते हैं कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे समान परिमाण के आवेशों के मध्य यदि 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करे तो उन आवेशों का परिमाण 1 कूलॉम होता है। अर्थात देख सकते हैं पर 1 कूलॉम की परिभाषा यानी कि निर्वात में में 1 मीटर की दूरी पर रखे समान परिमाण के 2 बिंदु आवेशों के मध्य
दर्शन का फल कार्य करे तो उन आवेशों का परिमाण